हेलो। पहचान में तो मैं आ ही रहा हूँगा। मेरा नाम सौरभ है। हुलिया बदला हुआ है, काफ़ी अलग अलग दिख रहा हूँगा। उसका रीज़न है, और बहुत दिन के बाद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसका भी रीज़न है। और ये रीज़न ये है कि 80 दिन से मैं जेल में था। अपने बेटे का स्ट्रगल करते हुए फिर से मेरी एक्स वाइफ मेघा कंदवे और उसके पूरे परिवार वाले, सारी बहन, माँ, परिवार वाले में उसकी माँ, तीनों बहन के सारे बच्चे और उसके घर के बाकी सारे लोग, दूसरे लोग फिर से ट्रैप करके मुझे जेल भेज दिए। और इस बार दूसरी बार में मैं अपने बच्चे के स्ट्रगल के कारण जेल गया हूँ। पिछले बार 1 साल पहले जब मैं जेल गया था अपने बच्चे का स्ट्रगल करते हुए, तो मैं 25 दिन में जेल से बाहर निकला था। और इस बार फिर से स्ट्रगल करते हुए, अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल करते हुए फिर से मैं जेल गया। और इस बार 80 दिन 80 डेज़, 2.5 महीना से ज़्यादा, लगभग पौने 3 महीना मैं जेल में रह के निकला हूँ। इसलिए मेरा जो ये सूरत है, शकल है, पूरा बदला बदला लग रहा होगा। मैं वही सौरभ हूँ, और मेरा मोबाइल नंबर भी वही है, 9315309325। बस फ़र्क ये है कि परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। और जेल मैं क्यों गया उसको भी मैं डिटेल में बताता हूँ। 15 जून 2025, ये दिन मैं कभी अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये 15 जून 2025 फादर्स डे था। और फादर्स डे के दिन अपने बच्चे से मिलने के लिए स्ट्रगल करने के कारण मैं जेल चला गया। 15 जून 2025 को ही फादर्स डे के दिन मुझे मेरी पत्नी मेघा कंदवे और उसके पूरे ससुराल वाले ट्रैप करके मुझे फिर से गलत एफआईआर में फंसा के जेल भेज दिए। 15 जून 2025 से कुछ दिन पहले भी मतलब 2 बार मैं उसके घर पे जाकर अपने बेटे त्रिशान कुमार से मिलने का कोशिश किया था, जो 4.5 साल का है लगभग। और बस इसीलिए मिलने का कोशिश किया था कि मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ, और अपने बच्चे को बहुत याद करता हूँ, बहुत उसको लेकर इमोशनल भी होता हूँ। और क्या बताऊँ, मैं अपने बच्चे को भूल नहीं पाता। सबसे बड़ी बात है कि कोई एक ऐसा दिन नहीं रहा है जिस दिन मैं अपने बच्चे को याद नहीं किया हूँ। बस यही रीज़न है कि आज 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे और मेरी पत्नी को अलग हुए, लेकिन फिर भी उसके स्ट्रगल में ये दूसरी बार उसके स्ट्रगल में, मीन्स उससे मिलने के स्ट्रगल में दूसरी बार मैं जेल गया हूँ। पहली बार पिछले साल अगस्त मंथ में ही जेल गया था और 25 दिन जेल में रहकर वापस आया था। और इस बार जिस केस में, जिस एफआईआर में मुझे ट्रैप किया है मेरी पत्नी और ससुराल वाले ने, उसमें मैं 80 डेज़ 80 दिन जेल में रहकर वापस आया हूँ। बात ये हुई कि 15 जून से 2 दिन पहले मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए गया था, और बस यही बोला था कि फादर्स डे है तो उस दिन मैं अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। लेकिन बात यह है कि मेरी पत्नी और ससुराल वाले ज़्यादा टाइम तो दूर की बात है, एक
झलक भी मुझे मेरे बेटे से मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं देते और मुझे एक झलक तक उसका देखने नहीं देते हैं। बस इसीलिए और इसके लिए और 15 जून 2025 का जो फादर्स डे था, उस डेट को लेकर मैं कोर्ट में भी अपनी पिटीशन डाला था कि फादर्स डे के दिन मुझे सुबह से शाम तक मेरे बच्चे से मिलवाया जाए। मैं अपने बच्चे के साथ घूमना फिरना चाहता हूँ और रांची में न्यूक्लियस मॉल में मैं पूरा टाइम मतलब पूरा दिन अपने बच्चे के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। लेकिन कोर्ट एज़ यूजुअल मेरे पिटीशन पर कोई गौर नहीं फरमाया और जो डेट भी दिया गया वो 15 जून के बाद का दिया गया और उस पिटीशन पर को ध्यान में रखकर कोर्ट कोई कंसर्न शो नहीं किया। किसी तरह का कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी कंसर्न नहीं दिखाया गया। फाइनली जब मैं देखा कि कोर्ट की तरफ से भी कुछ हेल्प नहीं मिला और थाने की तरफ से तो हेल्प मिलता नहीं है, तो फादर्स डे में मिलने के लिए मैं उसके घर पे 2 दिन पहले भी गया था अपनी पत्नी के घर पे कि और उससे बस यही रिक्वेस्ट करने गया था कि मुझे मेरे बच्चे से मिलवाओ, रेगुलर मिलवाओ और एटलीस्ट फादर्स डे के दिन मुझे बच्चे से अच्छा टाइम स्पेंड करने दो। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था। 1-2 दिन पहले जब मैं फादर्स डे से 1-2 दिन पहले मतलब 15 जून 2025 से 1-2 दिन पहले जब मैं उसके घर पे गया था और अपना ये ओपिनियन शेयर किया था और रिक्वेस्ट किया था, तो उस समय मेरे साथ बदले में मुझे गाली गलौज सुनने को मिला। ठीक है, उसके घर में बहुत सारे लोग थे। उसकी दोनों बहन थी, बड़ी वाली मेरी एक्स वाइफ मेघा कंदवे थी। उसके दोनों बहन के 2-2 बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं। वो चार बच्चे थे और उसकी माँ थी और सब मिलकर मेरे पे टूट पड़े थे और इस तरीके से गाली गलौज कर रहे थे मेरे साथ कि मतलब मैं अपने बच्चे से मिलने नहीं, किसी ऐसे इंसान के घर में गया हूँ जिसको मैं जानता नहीं हूँ, ना ही वो मुझे जानते हैं। इस तरह से मेरे साथ ट्रीट किया गया था। घर खोला तक नहीं गया था, घर बंद था। घर के बाहर से ही सिर्फ मुझे बहुत सारी गालियाँ दी गई थी और जो उसकी दीदी के बड़े बड़े बच्चे हैं उन्होंने भी बहुत सारी गालियाँ दिया था और सारा एलिगेशन मुझ पर लगा दिया गया था। सारा एलिगेशन मुझ पर लगाया गया। उस दिन ये भी एलिगेशन, उस दिन बहसबाजी जो हुई थी, बहसबाजी क्या हुई थी, मैं तो अपने बच्चे से मिलने के लिए बस रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन बदले में सामने से मेरे ऊपर सारे लोग चढ़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे और इवन मुझे बाहर वाला गेट खुला हुआ था तो मैं जब गेट के पास जाकर अपने पत्नी से बात करने की कोशिश किया था तो मेरे कपड़े को पकड़कर खींचकर मुझे बाहर निकालने का भी कोशिश किया गया था। और उसके बाद उसी दिन मतलब 15 जून 2025 से 1-2 दिन पहले ही मेरे ऊपर, मुझे नहीं पता था कि सदर थाना में फिर से एक फर्जी एफआईआर कर दिया गया है और जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि मेरे ऊपर फिर से एक फर्जी एफआईआर किया गया है। और फर्जी एफआईआर में ये लिखा गया है कि मैं अपनी पत्नी के साथ मतलब बच्चे से मिलने के बहाने मारपीट किया, उसे गाली गलौज किया, उसके साथ छेड़खानी किया, मतलब हर तरह के उसमें आरोप एफआईआर में लगाए गए। बल्कि फैक्ट ये था कि मैं तो अपने बच्चे से मिलने के लिए हर बारी जाता था। उस दिन भी मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए गया था और मेरे साथ घर वाले गाली गलौज किए थे, बहुत उल्टा सीधा भी मुझे सुनाए थे। मुझे जब मैं गेट के पास था तो मुझे मेरे कपड़े को पकड़कर खींचकर बाहर निकालने की भी कोशिश की गई थी। और उसके बाद उल्टा मेरे ऊपर ही पूरे परिवार वाले जाकर थाना में एक एफआईआर किए, एक फॉल्स एफआईआर किए, मारपीट का, छेड़छाड़ का, कपड़ा फाड़ने का और
गाली गलौज करने का और अपनी ही पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने का, ये सब एफआईआर मेरे ऊपर कर दिए, एक फेक एफआईआर। और पुलिस एज़ यूजुअल लड़कियों का सुनती है, औरतों का सुनती है, महिलाओं का सुनती है। लड़कों के लिए कोई जगह नहीं है इस कानून में, इंडिया का कानून में, कोर्ट में, थाना में लड़कों के लिए कोई जगह नहीं है। एज़ यूजुअल मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर एक नया एफआईआर कर दिया गया है। और मैं एक होप लेकर फिर से 15 जून 2025 को अपने बच्चे के लिए, जिसका नाम तिरशान कुमार है, कुछ फल लेकर सुबह सुबह उसके घर पर गया। और सबसे पहले तो मैं मंदिर गया था। मंदिर जाने के बाद फिर वहाँ के बाद फिर मैं अपनी पत्नी के घर पे गया और अपने बेटे तिरशान के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह भी, फल वगैरह भी लेकर गया था। और उसको देखने के बाद मैं उससे बात भी करने का कोशिश किया था घर के बाहर से, और वो भी मेरे से मिलना भी चाह रहा था। फ्रूट्स जो मैं लेकर गया था वो उससे लेना भी चाह रहा था, लेकिन एज़ यूजुअल मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी से बात किया गया और मेरे साथ गाली गलौज किया गया और मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं दिया गया। और मुझे ये बोला गया कि तुम्हारे ऊपर एक एफआईआर कर दिया गया है, अगर तुम अभी घर से नहीं जाते हो तो पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। तब तक मुझे लगा कि शायद मुझे घर से बस बाहर निकालने के लिए, भेजने के लिए, या अपने बच्चे से नहीं मिलने देने के लिए बस ऐसे मुझे बोला जा रहा है, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें बहुत बार बोली गई हैं, बहुत बार पीसीआर को बुलाया गया है। तो ये कोई नई चीज़ें हैं थी नहीं मेरे लिए। तो मुझे बस यही लगा था कि नहीं ठीक है, आज फादर्स डे है तो मैं अपने बच्चे से मिलने आया हूँ और शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। जबकि एक बार लास्ट ईयर अगस्त मंथ में एक बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके थे, एफआईआर हुआ था, मुझे जेल भी भेजा गया था, लेकिन फिर भी मैं पागल हूँ, क्या करूँ, अपने बच्चे के प्यार में पागल हूँ। तो मैं सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए कि हो सकता है कि शायद मेरे ऊपर एक फिर से एफआईआर कर दिया गया होगा, इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए मैं अपने बच्चे से 15 जून 2025 को मिलने का कोशिश किया, फादर्स डे सेलिब्रेट करने का कोशिश किया। लेकिन मेरी पत्नी मेघा कंदवे और मेरे सारे ससुराल वाले फेक एफआईआर तो किए हुए थे। तुरंत ही थाना में फ़ोन किए, सदर थाना में फ़ोन किए। सदर थाना में फ़ोन करके वहाँ के जो एसएचओ हैं उन्होंने फोर्स भेजा, पीसीआर के थ्रू पुलिस वाले को भेजा, और तुरंत ही हाथों हाथ मतलब पीसीआर को ये ऑर्डर किया गया कि मुझे उठाकर सदर थाना लाया जाए। तब तक भी मुझे ये नहीं पता था कि मेरे ऊपर फेक एफआईआर है। मैं एज़ यूजुअल सदर थाना मुझे लेकर गया, लोग मतलब पीसीआर वाले ने और भी एक दो कांस्टेबल थे, वो सब मिलकर गाड़ी में बैठाकर मुझे सदर थाना लेकर गए। वहाँ कुछ देर तक मुझे बैठा कर रखा गया, जो भी, और ये बैठा कर रखना भी मेरे लिए कोई नया बात नहीं था। बहुत बार मुझे थाना बुलाकर बैठा कर रखा गया है, मुझे हैरेस किया गया है, परेशान किया गया है। और तो तब तक भी मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, लेकिन एक आध 2 घंटे के बाद मैं देखा कि वो बहुत एक्शन में आ गए हैं और मेरे ऊपर सही में एक एफआईआर कर दिया गया था। और इमीडिएट ही मुझे अरेस्ट करके मेरे हाथों में हथकड़ी लगाकर तुरंत ही जो आगे कानूनी कार्रवाई होती है, साइन वाइन करवाया गया। और पहले तो मेडिकल के लिए ले जाया गया और फिर तुरंत, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। तब तक मुझे रियलाइज़ हो गया कि सही में मेरे पर एक फेक एफआईआर हो गया है और मुझे फिर से जेल जाना पड़ रहा है। मेरा सारा काम खुला था, जो भी मैं ऑनलाइन काम वाम करता हूँ सारा काम मेरा खुला पड़ा था। पिछले साल भी गया था, उस समय भी पिछले साल भी जब जेल गया था उस समय भी मेरा सारा काम खुला था, और बाहर निकलने के बाद कुछ मेरे काम बंद हो गए थे, कुछ बचे रह गए थे। उसी तरह से इस बार भी मेरा सारा काम खुला पड़ा हुआ था, ऑनलाइन काम। और मुझे इस चीज़ का भी डर था कि इस बार पता नहीं मैं जेल में कितना दिन रहूँगा, और बाहर निकलने के बाद मेरा काम चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, या बंद हो गया होगा,
मुझे कोई आइडिया नहीं था। और मुझे तब तक ये भी नहीं पता था कि मैं कितने दिन जेल में रहने वाला हूँ, क्योंकि पिछले बार तो मैं 25 दिन के लिए गया था और इस बार का मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है और कितने दिन तक मैं हूँ और कितने दिन तक मैं बेल पर निकलने वाला हूँ। एक और इंसिडेंट ये हुई मेरे साथ, एक और ट्रेजेडी मेरे साथ ये हुई कि इस बार जो मुझे अरेस्ट किया गया था, अरेस्ट करने के बाद एज़ यूजुअल मेडिकल मेरा कराया गया, कोर्ट लेकर गए, कोर्ट में पेशकार थे, वहाँ पर कुछ प्लेन पेपर पर वो मुझसे साइन करवा रहे थे। उसके बाद जज के घर पर भी लेकर गया था, वहाँ भी मैं उनको सारी कहानी बताया जज के घर पर, क्योंकि शायद नहीं, कंफर्म हूँ मैं, उस दिन संडे का दिन था और कोर्ट ऑफ था। तो कोर्ट में ले जाने के बाद वहाँ पर बस पेशकार थे, तो फाइनली मुझे जज के घर पर भी लेकर गए थे पेशी के लिए अरेस्ट से पहले। और वहाँ पर पेशकार भी, एक लेडी पेशकार है, वो भी आई थी और जज के सामने उनके घर पर ही मैं चिल्ला चिल्ला कर सारी कहानियाँ बताया कि क्या है मैटर, शायद ये होप में कि उनको समझ में आएगा कि मैटर क्या है और किस तरह से सदर थाना मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं और उल्टा फेक एफआईआर करके मुझे बार बार जेल भेज देते हैं। मैं जज को सारी बातें बताया था उनके घर पर ही जाने के बाद, पर कुछ नहीं हुआ, सारा यूजलेस रहा। मुझे अरेस्ट किया गया और फिर अरेस्ट करने के बाद, सारा कानूनी कार्रवाई करने के बाद मुझे जेल ले जाने की तैयारी की जा रही थी। जो भी गाड़ी होती है पीसीआर, उस पर मुझे जेल ले जाया जा रहा था। बाद में पता चला कि कुछ पेपर में साइन करना रह गया है। जब लालपुर से मैं निकला, लालपुर के पास ही जज का घर है, लालपुर और कचहरी के बीच में जज का घर है। तो जज के घर से निकलने के बाद ही जब मैं लालपुर से पहले ही था, तब तक पता चला कि नहीं, कुछ पेपर्स हैं जिसमें साइन करना रह गया है। और पीछे से वो लेडी पेशकार स्कूटी से पेपर साइन कराने आई और मुझे फोर्सफुली बोला गया कि प्लेन पेपर में साइन करो। 2 पेपर थे, एकदम ब्लैंक था, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, प्लेन पेपर में क्यों साइन कराया जा रहा है, उसमें कुछ लिखा क्यों नहीं है, पता नहीं क्या थाना वाले और कोर्ट के जो की तरफ से जो लेडी आई थी, वो सब मिलकर पता नहीं उस प्लेन पेपर पर क्या लिखने वाले हैं और मुझे प्लेन पेपर पे क्यों साइन किया जा रहा है। तो मैंने एक छोटा सा बस अपना बात रखा कि मैं प्लेन पेपर पे साइन नहीं करूँगा, इस पर जो भी टाइप करना है आप टाइप करवा दीजिए और उसके बाद मैं उस पर साइन करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन ये सुनते ही जो मेरे केस का आयो है, जिसका नाम है दीपक नारायण सिंह, फिर से मैं एक बार नाम बोल रहा हूँ, दीपक नारायण सिंह, जो सदर थाना में है और जो मेरे सारे एफआईआर के केस का आयो है आज के डेट में। जब मैं प्लेन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया, तो ये इंस्पेक्टर जो आयो था मेरे साथ हाथापाई करना शुरू कर दिया, मुझे मारा पीटा। गाड़ी के अंदर जो पीसीआर वाली गाड़ी थी उसके अंदर ही बैठाकर मुझे घूसा से मारा। मेरे बाल को खींचा गया, मेरी दाढ़ी, उस समय इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं थी, छोटी थी, मेरी दाढ़ी को खींचा, घूसा से मुझे यहाँ कान में भी मारा और मुझे बोला कि साइन करो। मैं बस इतना बोला कि आप पेपर पर टाइप करवा दीजिए क्या है मैटर, मैं पढ़ के ही साइन करूँगा, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो मैं पढ़कर ही साइन करूँगा। उसके बाद तो तमाशा देखने लायक थी।
जो लेडी आई थी कोर्ट से, वो वापस चली गई और मुझे पुलिस वाले मारना पीटना शुरू कर दिए गाड़ी के अंदर बैठाकर। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, पुलिस वाले मुझे गाड़ी के अंदर बैठाकर लालपुर से और थोड़ा पहले लालपुर और कचहरी के बीच में कोने में गाड़ी उस समय खड़ी थी, अंदर बैठाकर जो मेरा केस का आयो है दीपक नारायण सिंह, मुझे घूसे से बाल खींचकर, दाढ़ी खींचकर, है ना, और यहाँ कान के पास मारने लग गया और सीधा बोला कि तुम साइन मैं देखता हूँ कैसे नहीं करोगे। मैं बोला मुझे साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, बस आप इस पर टाइप करवा दीजिए, मैं पढ़कर साइन करना चाहता हूँ। बस एक नॉर्मल सा बात मैं बोला था, क्योंकि प्लेन पेपर पे मैं साइन नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या होने वाला है या मुझे प्लेन पेपर पे क्यों साइन कराया जा रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। उसके बाद गाड़ी के अंदर बैठा तो था ही मैं, उस समय गाड़ी रुकी हुई थी, आसपास के लोग भी देखना शुरू कर दिए। जब लोग देखना शुरू कर दिए तो वो केस के जो आयो है दीपक नारायण सिंह और साथ में और भी 1 2 3 और 3 फोर्स वाले लोग भी थे, मतलब वो कांस्टेबल कह सकते हैं, कांस्टेबल टाइप के लोग थे, तो वो भी बैठे हुए थे। और फिर वो गाड़ी चलाना शुरू कर दिए और मुझे बोला गया कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर प्लेन पेपर पे साइन नहीं करोगे तो तुम जेल नहीं जाओगे क्या? जेल तो तुम ऐसे भी जाओगे और अब लात घूसा खाकर जाओगे, ये उसका स्टेटमेंट था। और लात घूसा मैं काफ़ी खा भी चुका था। उसके बाद चलती गाड़ी में लालपुर के थोड़ा पहले से गाड़ी चलनी स्टार्ट हुई और वो सदर थाना कोकर तक वो आए। चलती गाड़ी में ही मुझे केस आयो मारते हुए पीटते हुए, जो मेरा केस आयो था दीपक नारायण सिंह, वो गाड़ी में अगली वाली सीट में बाएं साइड में बैठा हुआ था और मैं पीछे वाली सीट में 2 कांस्टेबल के बीच में बैठा हुआ था। चलती गाड़ी में वो मेरे साथ हाथापाई करता आया, मुझे मारता आया, मेरे बाल खींचता रहा, मेरी दाढ़ी खींचता रहा, मुझे घूसा से मारता रहा, कभी मेरे चेहरे में मारा, कभी मेरे कंधे में मारा और कुछ फैट मुझे कान के पास भी मारा था, यहाँ पीछे भी मारा था, जिसके कारण मेरा कान का पीछे पूरा सूज भी गया था और उसमें बहुत पेन भी हो रहे थे। उसके बाद भी ये दीपक नारायण सिंह जो मेरे केस का आयो हैं, उसको ये नहीं समझ में आया कि एक गलत एफआईआर करके मुझे इतना बेदर्दी से पीटा जा रहा है। उसके बाद भी मुझे वापस जेल ले जाने के बदले, उस समय तो जेल नहीं ले जाया गया, मुझे सदर थाना पहले लाया गया और सदर थाना में गाड़ी से उतारने के बाद मुझे बोला गया कि तुम साइन करने से मना कर दिए ना, ठीक है। उसके बाद सदर थाना के अंदर ले जाकर मुझे फिर से फोर्सफुली हर तरीके से मारा गया, लात घूसा भी चलाया गया। गाड़ी में जब बैठा हुआ था तो हाथ के घूसे से मारा गया था और जब सदर थाना में मुझे अंदर लेकर वो गए तो मुझे पैरों से भी, लात से भी मारा उन्होंने, पीठ में, पीछे बैक में, कान के पीछे, गले में, कंधे में। लात घुसा मतलब वो एक तरीके से पूरा चलाना शुरू कर दिया मेरा केस का आयो दीपक नारायण सिंह। और उसके बाद वापस जब वो अपना कोटा पूरा कर लिया, कि बस इसलिए कि मैं प्लेन पेपर में साइन नहीं किया था और वो खुन्नस में था, जिसके कारण वो पूरा रास्ता भी मुझे पीटता हुआ आया और फिर सदर थाना लेकर जाने के बाद वहाँ भी मुझे पीटा। और वहाँ भी मैं बस एक ही बात बोल रहा था कि आप लोग तीसरी बार गलत एफआईआर कर रहे हैं और दूसरी बार मुझे जेल भेजा जा रहा है
और आप लोग को सारा कहानी पता है कि मैटर क्या है। मैटर सिर्फ बच्चे का है और बच्चे से मुझे मिलने नहीं दिया जाता है। बस इसीलिए ये सारा कहानी आप लोग को पता है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग मेरी हेल्प करने के बदला मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी तो दूर की बात है, मुझे मारा पीटा जा रहा है, गलत एफआईआर किया जा रहा है, मुझे प्लेन पेपर पर फोर्सफुली साइन करवाने की कोशिश की जा रही है और इस तरीके से मुझे मारते पीटते हुए वापस सदर थाना से गाड़ी में बैठाकर जेल लेकर गया उन लोगों ने। और जब मैं थाने के अंदर पूछा कि आप लोग मेरे ऊपर गलत एफआईआर क्यों किए जब आपको सब कुछ पता है, तो उन्होंने एक बात मुझे बोला। पता है क्या बोला? यहाँ लड़कियों का ही चलता है, यहाँ औरतों का ही चलता है। ये कानून ही ऐसा है कि हमें करना पड़ता है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऊपर से हमें ऑर्डर मिला है, एसएसपी ऑफिस से हमें ऑर्डर मिला है। मुझे समझ में नहीं आता है एसएसपी ऑफिस से क्या ये ऑर्डर मिला था उन्हें कि एक गलत एफआईआर जो किया गया है उस एफआईआर का बिना इन्वेस्टिगेशन किए, बिना जांच पड़ताल किए मुझे उठाकर जेल सदर थाना लाया जाए, वहाँ बैठा कर रखा जाए, उसके बाद वहाँ अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट करने के बाद प्लेन पेपर पे साइन करवाया जाए, साइन करने पे मना करने पर मुझे पूरा रास्ता गाड़ी में मारा जाए, फिर उतने से भी ना होने पर सदर थाना लाकर फिर से लात घूंसा से मुझे मारा जाए। क्या एसएसपी ऑफिस की तरफ से ये ऑर्डर मिला था उन्हें? ऑर्डर तो यही मिला होगा ना कि जो एफआईआर हुआ है उसकी जांच पड़ताल कीजिए और एक्शन लीजिए। लेकिन ये कैसा जांच पड़ताल है जिसमें बिना जांच पड़ताल किए मुझे एक फेक एफआईआर बनाकर अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद उस फेक एफआईआर पर अरेस्ट करने के बाद मुझे मारा पीटा जाता है और फिर फाइनली मुझे बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार रांची, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार रांची में डाल दिया जाता है। क्या ये जायज़ था? दूसरी बार मेरे साथ ऐसा हुआ, तीन मेरे पर गलत एफआईआर किया गया है मेरी पत्नी और ससुराल वालों की तरफ से, और उस 3 एफआईआर में 2 दफ़ा मुझे जेल में भी डाला गया है फेक एफआईआर पे, बिना इन्वेस्टिगेशन किए। और जो मेरे केस के आयो हैं दीपक नारायण सिंह और उसके जो सीनियर हैं सदर थाना कोकर के एसएचओ कुलदीप कुमार, इन दोनों के द्वारा, फिर से मैं नाम लेता हूँ, मेरे केस के आयो दीपक नारायण सिंह और सदर थाना के एसएचओ कुलदीप कुमार, जिनको बस एसएसपी की तरफ से मुझे नहीं पता कि क्या फ़ोन आता है या क्या बोला जाता है रांची के एसएसपी की तरफ से, इसमें बिना इंक्वायरी किए, बिना कुछ किए एक फेक एफआईआर पे एसएचओ कुलदीप कुमार और मेरे केस के आयो दीपक नारायण सिंह मुझे अरेस्ट करते हैं, मेरे साथ बदतमीजी के साथ पेश आते हैं, मुझे कूट कर मारते हैं। यहाँ जो दर्द हुआ था ना मुझे, जेल जाने के बाद भी 30 दिन तक दर्द था मुझे, क्योंकि वो सूज गया था। ये सब करके
फाइनली सदर थाना के एसएचओ कुलदीप कुमार और मेरे केस के आयो दीपक नारायण सिंह, मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इन दोनों के कारण मैं 2 बार एक फेक एफआईआर में, मतलब 2 फेक एफआईआर में 2 बार 1 साल के अंदर 2 बार मुझे जेल भेजा गया है। एक बार में 25 दिन और एक बार में, दूसरी बार में इस बार 80 दिन जेल में रहकर और फिर बेल लेकर मैं निकला हूँ, बस इसलिए कि मैं अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल कर रहा था। अपने ही बेटे त्रिशान कुमार के साथ बार बार मिलने की कोशिश करता था, मिल नहीं पाता था। कोर्ट में बार बार अर्जी लगाता था, लगाता हूँ और आगे भी लगाता रहूँगा, पर कुछ नहीं हुआ। थाने में बार बार बोला, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कोर्ट से विजिटेशन का जो ऑर्डर मुझे मिला है, मंथ में 1 बार मिलने का और वीक में 2 बार वीडियो कॉल के थ्रू अपने बेटे त्रिशान कुमार के साथ आधे घंटे के लिए बात करने का, उसके बावजूद भी ना मुझे कोर्ट से सपोर्ट मिला, ना मुझे थाने से सपोर्ट मिला, ना ही मैं अपने बच्चे से मिल पा रहा था। और फाइनली फादर्स डे 15 जून 2025 को एक फेक एफआईआर के बेस पर मुझे उठाकर जेल में डाल दिया गया। क्या ये जायज़ है? क्या ऐसा होना चाहिए था? मुझे नहीं पता। क्या यही है इंडिया का कानून? एक बाप जो लगभग 2 साल से ज़्यादा से अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अपने बच्चे से मिलना चाह रहा है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, उसके साथ घूमना फिरना चाह रहा है, लेकिन वो हर जगह अर्जी लगाकर थक चुका है। कोर्ट में भी अर्जी लगा रहा है बार बार। कोर्ट ऑर्डर होने के बावजूद मुझे मेरे बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता है, मुझे मेरे बच्चे से बात नहीं करने दिया जाता है। इवन कुछ ओकेजन्स में भी मैं अपने बच्चे से मिल नहीं पाता हूँ। और इस तरह से फादर्स डे के दिन मुझे एक फर्जी एफआईआर में उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सबसे पहले तो थाना के एसएचओ हैं कुलदीप कुमार, उसके बाद मेरे केस के आयो हैं दीपक नारायण सिंह। इन दोनों के मिली भगत में एक बार बार मेरे ऊपर फेक एफआईआर किया जाता है। मैटर सारा पता होते हुए कि मैटर यहाँ बच्चे का चल रहा है, बच्चे के विजिटेशन का चल रहा है, और मुझे बच्चे का विजिटेशन नहीं कराया जाता है, मैं मिल नहीं पाता हूँ। सब कुछ उन्हें पता होते हुए भी वो मेरी पत्नी मेघा कंदवे और उसके ससुराल वाले की तरफ से फेक एफआईआर लिखते हैं। उस पर बिना इन्वेस्टिगेशन किए वो मुझे अरेस्ट करते हैं, मारते पीटते हैं, और फाइनली मेरे केस के आयो मारने पीटने के बाद उठाकर जेल में डाल देते हैं। खैर 80 दिन तो हो चुका, और कल मैं जेल से निकला हूँ। 15 जून 2025 को मैं जेल गया था, और कल 2 सितंबर, कल 2 सितंबर 2025 80 दिन होने पर 80वां दिन में 80th में गलती बोल दिया, 18th नहीं 80th
मतलब 80 दिन होने पर मैं सेंट्रल जेल, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार रांची से कल 2 सितंबर 2025 को बाहर आया। पिछले साल अगस्त में मैं जेल गया था और 25 दिन कंप्लीट करके 25वां दिन ही मैं जेल से बाहर निकला था। और इस बार जून में मैं जून 2025 15 जून 2025 को मैं जेल गया, फादर्स डे के दिन। ये दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, फादर्स डे था। और 80 दिन वहाँ रहने के बाद और बहुत स्ट्रगल करने के बाद फाइनली मुझे बेल मिला और मैं 2 सितंबर 2025 को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार से रिलीज़ हुआ। और एक बात मैं बताता हूँ कि मुझे इतना टाइम क्यों लग गया जेल से निकलने में, क्यों 80 दिन लग गए मुझे जेल से निकलने में। क्योंकि मैं जेल के अंदर तो लाचार था, कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था किसी से। मेरे पास एज़ यूजुअल पैसे नहीं थे, मैं अपने घर में भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। घर में इन्फॉर्मेशन तो मैं दिया था कि मुझे जेल लेके जाया जा रहा है, लेकिन जाते समय मेरे पास पैसे वैसे थे नहीं। और कुछ दिन में पापा मिलने आए थे, मेरे पास कुछ पैसे भी मिले थे मुझे, लेकिन अब क्या बताऊं अंदर क्या क्या मैं झेला हूँ, कैसे कैसी परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ, 80 दिन मैं कैसे जेल में गुजारा हूँ, क्या बताऊँ मैं तो बाहर की दुनिया से अवगत था नहीं, लेकिन जो भी बीच बीच में जब कुछ पैसे आए थे तो फ़ोन पर मेरी बात हो रही थी, घर पे पापा से ही बात होती थी, तो जो भी मेरी बात हो रही थी तो मुझे जो अपडेट मिला है वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं अंदर वहाँ जेल में हर एक दिन मुश्किल से काट रहा था और हर एक दिन ये इंतज़ार कर रहा था कि मेरी जल्द से जल्द बेल फाइल हो और मुझे बेल मिले। और बाहर मेरी पत्नी मेघा कंदवे बेल के डेट के दिन अपने प्राइवेट वकील के साथ, हर बेल के डेट में प्राइवेट वकील के साथ आती थी और पूरा अड़चन लगाया गया कि मेरा बेल रिजेक्ट हो और मैं बेल से बाहर ना आ पाऊँ और मैं परमानेंटली जेल के अंदर ही रहूं और अंदर से ही केस लड़ूं, केस का ट्रायल लड़ूं। उसके तरफ से पूरी ये कोशिश की गई। मेरी पत्नी मेघा कंदवे अपने प्राइवेट वकील से मिलकर पूरा कोशिश किया गया कि मैं जेल के अंदर ही रहूं। पहले सीजीएम में मेरा बेल रिजेक्ट हुआ, उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट में फ़ाइल हुआ तो पता चला कि हर डेट में मेरी पत्नी मेघा कंदवे अपने प्राइवेट वकील को लेकर आती है जिसका नाम परमिंदर कुमार है, और उसी फेक एफआईआर पर और कुछ पुरानी चीज़ें और कुछ पुराने फेक एविडेंस वगैरह लाकर कोर्ट को मैनिपुलेट किया जा रहा था कि मेरा बेल रिजेक्ट हो। और इवन इतना मैनिपुलेट किया गया कि कोर्ट या जो भी जज थे वो मेरे केस का केस डायरी जानना चाहें कि क्या मैटर है, और उन्होंने मेरे केस को केस डायरी में डाल दिया, जिसके कारण मेरा बेल का प्रोसेस लंबा हो गया। उसके बाद भी एक मैं कहानी बताता हूँ। केस डायरी में भी बहुत सारे तमाशा हुए हैं और जहाँ तक मुझे ये भी पता चला है कि मेरी पत्नी मेघा कंदवे और उसके ससुराल वाले इधर उधर, क्योंकि घूसखोरी तो हर जगह चलता है ना, हर जगह चलता है, हर
एक ऐसा जगह है, कोई एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ घूसखोरी नहीं चलता है। तो मुझे ये भी पता चला कि मेरी पत्नी मेघा कंदवे और उसके परिवार वाले कोर्ट में इधर उधर पैसा खिलाकर मेरे केस डायरी को भी रोका गया और काफ़ी टाइम लगा मेरे केस डायरी को आने में। मतलब इधर उधर पैसे वैसे खर्च करके मेरी पत्नी मेघा कंदवे कोर्ट में मेरे केस डायरी को प्रेजेंट करने में बहुत डिले करवाई। जो केस डायरी कोर्ट में 10 दिन के अंदर प्रेजेंट होना था, वो केस डायरी को प्रेजेंट होने में करीबन 1.25 से 1.5 महीने लग गए। इतना डिले नहीं होता है केस डायरी आने में, लेकिन मेरे केस में, मेरे एफआईआर में केस डायरी जो 10 दिन में 15 दिन में आ जाना चाहिए था, उसमें लगभग 1.25 से 1.5 महीने, लगभग 1.5 महीने के आसपास लग गया, बस डिले करने के लिए। और उसके बाद भी, केस डायरी आने के बाद भी बहुत ऑब्जेक्शन लगाया गया उसके वकील की तरफ से। और जब फाइनली एक बहुत टाइम बीत जाने के बाद जब फाइनली केस डायरी आया मेरे केस का, तो उसके बाद भी काफ़ी ऑब्जेक्शन लगाया गया। लेकिन बात वही होती है ना कि जो सच है जीत तो उसी की होती है। मैं तो कुछ किया ही नहीं था, मैं अपने बच्चे से मिलने ही जाता था। बहुत जगह केस डायरी में मेंशन भी है कि मैं बच्चे से मिलने के लिए ही घर पर जाता था। ये बात अलग है कि थाने वाले जो मेरे केस के आयो हैं दीपक नारायण सिंह, उसमें मिर्च मसाला तो लगाएंगे ना। तो जहाँ बच्चे से मिलने का जिक्र है, वहाँ 10 जगह बहुत सारी फेक चीज़ें भी जिक्र हैं, क्योंकि फेक चीज़ें वो अगर मेंशन नहीं करता तो केस तो बनता ही नहीं ना, केस का एफआईआर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जब वो फेक एफआईआर किया है तो फिर केस डायरी में फेक चीज़ें तो मेंशन करेगा ही। तो बच्चे के चीज़ के साथ बहुत सारी फेक चीज़ें भी उसमें मेंशन की गई। लेकिन फाइनली जज केस डायरी को पढ़ा, जज ने एनालाइज़ किया और जज को ऐसा लगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को ऐसा लगा कि नहीं, बेल देना चाहिए। और फाइनली मुझे बेल मिला। ये बात अलग है कि जो काम 15 दिन में हो जाना था या 20 दिन में हो जाना था, उसमें सारे ऑब्जेक्शन करने के बाद और मेरी पत्नी की तरफ से इधर उधर पैसे वैसे खर्च करने के बाद कोर्ट में, और इधर उधर पैसे खिलाने के बाद, जो काम 15 दिन में हो जाना था उस काम को होते होते 80 दिन लग गए। पर फाइनली 80 दिन के बाद मैं बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार रांची से रिलीज़ किया गया बेल पर, और मेरे केस का ट्रायल भी शुरू हो गया। केस चार्ज हुआ और उसका ट्रायल भी शुरू हो गया। बाकी आगे देखते हैं क्या रहता है। फ़िलहाल 2 फेक एफआईआर, एक वही मारपीट, गाली गलौज और छेड़खानी वाला एफआईआर जिसमें मैं जेल गया था, और एक पहले का एफआईआर जो डाउरी वगैरह का किया हुआ है, फेक एफआईआर। ये 2 एफआईआर दोनों चार्ज हो चुके हैं, दोनों का ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। और इसी बीच में जब मैं जेल में था तो मेंटेनेंस के केस में और सेक्शन 9 के केस में मुझे 2-3 बार पेशी के लिए कोर्ट भी बुलाया गया था, हाथ में हथकड़ी लगाकर 3 पुलिस वाले के साथ। वहाँ भी मैं फैमिली कोर्ट में जज के सामने बस यही बोला था कि सर, अगर मेरे बच्चे से मिलने का सॉल्यूशन अगर कोर्ट निकाल देती तो मैं आज हथकड़ी पहनकर, ऐसे ही मैं हाथ उठाकर दिखाया था कि आज मैं ये हथकड़ी पहनकर
कोर्ट के सामने खड़ा नहीं होता। जज भी यही बोले थे कि आपको रिटर्न में कोर्ट में देना चाहिए था। फिर मैंने ये भी कहा था कि सर, मैं रिटर्न में, मेरा फ़ाइल देखिए, कई बार मैं रिटर्न में दे चुका हूँ कि बच्चे से मिलने का ऑर्डर पास हो चुका है और उसके बाद भी मैं अपने बच्चे से मिल नहीं पाता हूँ, हर कुछ कर चुका हूँ। उसके बाद जज के पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बेल लेकर बाहर निकलिए, उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे की विजिटेशन को लेके या जो ऑर्डर पास हुआ है उसमें क्या किया जा सकता है। अब मैं फाइनली 80 दिन काटने के बाद जेल से निकल चुका हूँ और कल 4 सितंबर 2025 को फिर से फैमिली कोर्ट में मेरा डेट भी है। मेंटेनेंस केस का भी डेट है और सेक्शन 9 के केस का भी डेट है, जिसमें मैं बच्चे का अर्जी भी बहुत सारे लगे हुए हैं कि बच्चे से मुझे मिलाया नहीं जाता है। और जज जो बोले थे कि जेल से निकलने के बाद वो बच्चे से मिलने का कुछ करेंगे, तो देखता हूँ क्या करते हैं। अभी तक तो एक्सपीरियंस यही रहा है कि डेट पे डेट पड़ते हैं, कोर्ट के बार बार चक्कर लगते हैं, होता जाता कुछ नहीं है। खैर, जब मैं जेल में था और जेल से जब मुझे पेशी की गई थी मेंटेनेंस के केस में, सेक्शन 9 के केस में, तो जज मुझे बोले थे कि आप जेल से निकलिए, फिर मैं बच्चे का कुछ देखता हूँ, कुछ करता हूँ। तो ये तो सुनते सुनते 1.5 साल हो गए मुझे। जज कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, पर सही में कुछ करते ही नहीं है। बात यही है कि अगर जज भी सही में कुछ कर दिए होते हैं तो ना मुझे 2 बार अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल करते हुए फेक एफआईआर में जेल जाना पड़ता। और आज के डेट में भी मैं अपने बच्चे को लेकर, जबकि 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, 2 साल 1 महीना हो चुका है उससे अलग हुए, तो आज भी मैं बच्चे के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहा होता और उससे आराम से मिल रहा होता। लेकिन आज भी सिचुएशन वही है जो 2 साल पहले का सिचुएशन था। उस समय भी मैं बच्चे से, अपने बेटे से, जिसका नाम त्रिशान कुमार है, मिलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। और आज 2 बार जेल जाने के बाद भी मैं अपने बेटे त्रिशान कुमार के साथ नहीं मिल पाता हूँ, उसको गले नहीं लगा पाता हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ। बस फ़र्क ये हो गया है कि मैं सुन्न हो गया हूँ। सही बोलूँ तो मैं सुन्न हो गया हूँ। मुझे अब सही में समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किसके पास जाया जाए और कौन मेरा सॉल्यूशन निकालेगा। हर कुछ कर चुका हूँ, हर एक लोग जिसके पास जाना चाहिए था मैं जा चुका हूँ। थाना, एसपी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, फैमिली कोर्ट में तो जाते ही रहता हूँ और हज़ारों बार कोर्ट के सामने, थाना के सामने और पता नहीं और कितने लोगों के सामने, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में और पता नहीं कहाँ कहाँ कितने जगह मैं अर्जी लगा चुका हूँ ये 2 सवा 2 साल में। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। और 2 बार जेल गया मैं, हुआ कुछ नहीं, बदले में हुआ ये कि 2 बार जेल गया मैं। अब तो मैं सही में ब्लैंक हो गया हूँ, सुन्न हो गया हूँ। ना पेशेंस रही है और ना ही स्टैमिना रहा है कि कैसे क्या किया जाए बच्चे से मिलने का। लेकिन फिर भी अभी तुरंत जेल से निकला हूँ, माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड है मेरा। 80 दिन जेल में काटना कोई नॉर्मल बात नहीं है और जेल की परिस्थितियाँ ऐसी रही है मेरे साथ कि हर एक दिन मैं कैसे जेल काट रहा था वो मुझे पता है। इसलिए
अब मैं क्या बोलूँ, बाहर निकलने के बाद मैं सुन्न हो चुका हूँ, क्योंकि जेल जेल ही होता है जहाँ ना खाने का ठिकाना होता है, ना सोने का ठिकाना होता है, ना सही से बाथरूम जाने का ठिकाना होता है। टॉर्चर अलग होना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही सारे ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है जो क्रिमिनल हैं। 90% लोग जो जेल में हैं वो क्रिमिनल ही हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं जो मेरे जैसे ज़बरदस्ती जाकर फंस जाते हैं और बेल की आस लगाए बैठते हैं कि कब बेल होगा और कब जेल से निकलेंगे। क्योंकि जेल के अंदर ना हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, और पैसे भी जो घर से आते हैं वो भी, क्योंकि विजिटेशन भी सप्ताह में एक बार ही होता है, और पैसे भी जो आते हैं घर से वो बहुत हिसाब से और संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि जेल के अंदर भी सारे क्रिमिनल भरे हुए हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा पैसे हम रख भी नहीं सकते हैं अपने पास, थोड़े थोड़े पैसे रखने होते हैं, उससे ही काम चलाना पड़ता है, फिर पैसे मंगाने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पापा लोकल रांची में तो रहते नहीं हैं, बाहर रहते हैं, गोमिया में रहते हैं, तो बार बार मिलने तो आ नहीं सकते मेरे से, और बार बार पैसे भी तो दे नहीं सकते, और बहुत ज़्यादा पैसे भी इकट्ठा देना बहुत रिस्की हो जाता है जेल में, क्योंकि वो समझ में नहीं आता ना, क्योंकि सारे आसपास में क्रिमिनल होते हैं, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, चोरी हो जाएंगे, तो इसीलिए थोड़े पैसे रखने होते हैं, उसी में काम चलाना होता है। दूसरी बात है कि ना खाने का ठिकाना होता है जेल के अंदर, सही से हम खा नहीं पाते हैं, ना ही सही से नहाने का ठिकाना होता है, ना ही बाथरूम जाने का सही से ठिकाना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जेल के अंदर भी पैसे होते हैं तभी हम आराम से रह पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ सोने को लेकर बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है, आदमी सो नहीं पाता है वहाँ। खुद मैं 30 दिन, पता नहीं लोग ये वीडियो देखेंगे तो वो ये बात मानेंगे कि नहीं, पर ये फैक्ट है कि अगर जेल में हमारे पास पैसे नहीं हैं तो वहाँ सोने को लेकर जो वहाँ के इंचार्ज होते हैं वो इतना ज़्यादा शोषण करते हैं। पैसे नहीं होने पर हमें बेड नहीं दिया जाता है, और जो बेड दिया जाता है ना हम उसमें सो सकते हैं ना हम उसमें बैठ सकते हैं। विदाउट मनी जो बेड दिया जाता है, स्टार्टिंग में 30 से 32 दिन मैं पैसे सफिशिएंट ना होने के कारण, घर से मिलने तो आए थे, कुछ पैसे भी दिए थे, पर वो इनफ नहीं था, मुझे और पैसे चाहिए थे। और फिर दोबारा जब वो मिलने आए थे तो 30-32 दिन हो चुका था, मेरे पास इनफ पैसे नहीं थे, और पैसे के अभाव में मैं 30-32 दिन ऐसे बेड में सोया हूँ जिसमें वो 4.25 फीट, समझ लीजिए कि 4.25 फीट चौड़ा बेड, बेड नहीं होता है उसको, बेड कहना भी मतलब गलत होगा। ज़मीन पे सरकारी काला कंबल बिछा होता है, ज़मीन पे सरकारी काला कंबल बिछा होता है, और उसकी चौड़ाई 4.25 फीट के आसपास थी। जिस बेड में मुझे सुलाया गया था, जिस बेड में मुझे सुलाया गया था, या जिसके पास पैसे नहीं होते हैं उसे जिस बेड में सुलाया जाता है, वो बेड, ऐसे जेल की तरफ से ऐसा कुछ रूल नहीं है कि जिसके पास पैसे ना हो उसे उसके साथ शोषण किया जाए या टॉर्चर किया जाए सुलाने के लिए। पर हर जगह करप्शन है ना, जब थाना में करप्शन है
कोर्ट में करप्शन है, सरकारी दफ्तरों में करप्शन है, तो क्या जेल के अंदर करप्शन नहीं होगा क्या? तो जेल के अंदर करप्शन होगा ना। तो ऑब्वियसली जेल के अंदर भी पैसे डिमांड किए जाएंगे सोने के लिए, बेड खरीदने के लिए। बेड नहीं होता है वो, ज़मीन पे काला कंबल बिछा होता है और उस पर चादर वादर हम लगा सकते हैं, तो उसके लिए भी पैसे खर्च करने होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि जेल के अंदर जिनका घर लोकल होता है वो तो एक एक सप्ताह में आकर पैसे आराम से देते हैं और वो आराम से उसका सब कुछ इंतज़ाम हो जाता है। लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम आई, पिछले बार भी जब जेल गया था तो उस समय भी हुई थी और इस बार भी हुई है, कि मेरे पास पैसे तो आए थे, कुछ पैसे पापा देकर गए थे 3-4 दिन के बाद, पर वो इनफ नहीं थे, क्योंकि बेड के नाम पर भी वहाँ बहुत पैसे मांगे जाते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है। 5,000, 8,000, 10,000, 20,000, 15,000, 50,000, लाख लाख रुपए भी लोग मांगते हैं बेड के नाम पर, क्योंकि ऐसा कुछ फिक्स्ड अमाउंट ही नहीं होता है, क्योंकि करप्शन का तो कोई फिक्स्ड अमाउंट होता ही नहीं ना। करप्शन का कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता। वो 5,000 से लेके लाख रुपया भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, क्योंकि उसका कोई करप्शन का कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता। ये बस डिपेंड करता है कि हम कैसा बार्गेन कर रहे हैं और किस तरीके से कितने में डील फाइनलाइज हो रही है। तो वो अमाउंट 5,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है। जैसा हमारा डील हो गया, जितना हम घूस देने के लिए एग्री हो गए और जितना हमारे पास क्षमता है उसके अनुसार हम दे रहे हैं और सामने वाले को उससे सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। तो फाइनली मेरे पास इनफ पैसे नहीं थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे जेल के अंदर, ठीक है मानता हूँ वहाँ खाने का प्रॉब्लम है, नहाने का प्रॉब्लम है, बाथरूम जाने का प्रॉब्लम है, खाना का क्वालिटी रद्दी है और अच्छा खाना खाने के लिए भी पैसे चाहिए, ये सब तो टॉर्चर है वहाँ। लेकिन सबसे बड़ा टॉर्चर है बेड, कि बेड नहीं मिलता है और बेड के लिए पैसे मांगे जाते हैं बहुत, और वही मेरे पास था नहीं, जिसके कारण 30 से 32 दिन, आप माने या ना माने, 30 से 32 दिन 4.25 फीट चौड़ी काली दरी में, कंबल में, जो सरकारी कंबल होता है, 4.25 फीट चौड़ी दरी में, उसको बेड कह लीजिए, कि 4.25 फीट चौड़ा जो बेड था उसमें 8 लोग, 9 लोग, 10 लोग, 11 लोग, 12 लोग भी सोते थे। वो सोते नहीं थे और जागते भी नहीं थे और ना ही उसमें बैठ सकते थे। वो टॉर्चर होता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम पैसे देकर अगर बेड नहीं ले पा रहे हैं तो हमें ऐसे बेड में सुलाया जाता था जिसकी चौड़ाई 4.25 फीट थी। मैं नापा भी था अंदाज से, हाथ से एक अंदाज से मैं नापा भी था, जिसकी चौड़ाई 4.25 फीट थी। और उस बेड में कैदियों को सुलाने का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 9 लोग, 10 लोग, 11 लोग, 12 लोग भी सुलाए जाते हैं। और जब 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग ऐसे हो जाते हैं तो कौन कैसे सो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। किसका सर किसके पैर के ऊपर है और किसका पैर किसके सर के ऊपर है, किसकी बॉडी पे किसका पैर है और किसके सर पे किसका पैर है, कुछ समझ में नहीं आता था। मतलब वो पिक्चर आप लोग देखे होंगे ना, गदर मूवी, जिसमें गदर मूवी में जब पाकिस्तान से इंडिया लाशें भेजी गई थी तो वो लाद लाद कर भेजा गया था। अगर देखे होंगे तो अच्छे आप लोग को पता होगा, और नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। गदर मूवी में जब पाकिस्तान से इंडियन का लाश भेजा गया था तो वो ट्रेन में
सामान की तरह लाद लाद कर एक क्लास के ऊपर एक क्लास, एक क्लास के ऊपर एक क्लास, सामान की तरह, बोरियों की तरह लाद लाद कर भेजा गया था। बस जेल में पैसे नहीं देने के कारण जो हमें बेड दिया जाता है वो ऐसे ही होता है। वहाँ उस 4.25 फीट बेड में 8 लोग, 9 लोग, 10 लोग, 12 लोग सोते नहीं हैं, टॉर्चर होते हैं। और बोरियों की तरह, जो गेहूं की बोरी, चावल की बोरी होती है ना, या जैसे गदर फिल्म में लाशें आई थी पाकिस्तान से ट्रेन में भर भर के, उस तरीके से एक लाश की तरह उस बेड पे सो जाता है लोग, एक के ऊपर एक, किसी का पैर किसी के सर के ऊपर, किसी का सर किसी के पैर के ऊपर, किसी की बॉडी किसी की बॉडी के ऊपर। मतलब होता है कि वो जैसे बोरियां हम ट्रक में लाद देते हैं, जैसे सामान को ट्रक में एक बोरी के ऊपर एक बोरी, एक बोरी के ऊपर एक बोरी चिपका चिपका के लाद दिया जाता है। जैसे गदर फिल्म में लाशों को लाद कर पाकिस्तान से इंडिया भेजा गया था, उस तरीके से वहाँ सो जाते हैं लोग। और उस बेड पे एक बात बोलता हूँ, बैठ नहीं सकते हैं उस बेड पे ना, बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि बैठ गए ना अगर तो भूचाल आ जाएगा। क्योंकि अगर बैठ जाएंगे तो फिर शोषण कैसे होगा? अगर बैठ गए तो शोषण कैसे होगा? तो सोना है उस बेड पे, उस बेड पे सोना ही है। 4.25 फीट चौड़ा बेड पे, जो जिसको सरकारी बेड कहते हैं, जनरल डब्बा, ट्रेन में जैसे जनरल डब्बा होता है ना, उसी तरह से वो सरकारी बेड है, जनरल डब्बा। ट्रेन की तरह एक जनरल डब्बा होता है, वैसे ही वो बेड जनरल बेड होता है, जिसमें 10 लोग 12 लोग को लोग सुलाते नहीं हैं। वहाँ के इंचार्ज वो लाद देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर जेल के अंदर हर वार्ड में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है कि मुझे पिछले बार भी जब मैं जेल गया था तो वार्ड नंबर 12A दिया गया था, जो मुस्लिम वार्ड है। और इस बार भी मुझे वार्ड नंबर 12A ही दिया गया था, मुस्लिम वार्ड। वो मुस्लिम वार्ड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो वार्ड ही मुस्लिम वार्ड है। सेंट्रल बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार रांची का वार्ड नंबर 12A मुस्लिम वार्ड है, जहां सबसे ज़्यादा कैदियों के साथ बेड नहीं लेने पर शोषण किया जाता है। और ऐसा नहीं कि सारे वार्ड वैसा ही है, करीबन 15 वार्ड है, वार्ड नहीं मतलब 15 बिल्डिंग है जिस, और एक बिल्डिंग में करीबन 5 वार्ड है, सॉरी 4 नहीं 5 वार्ड है। तो ऐसा नहीं है कि इतने सारे वार्ड में हर वार्ड में शोषण होता है। कुछ वार्ड ऐसे हैं जिसके इंचार्ज अच्छे भी हैं, वहाँ फ्री में भी बेड दिया जाता है, या 500, 1000, 1500 अमाउंट पे करके भी, नॉमिनल अमाउंट पे करके भी बेड दिया जाता है ईज़िली। लेकिन कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर बेड के नाम पे मनमाना पैसा लिया जाता है और कैदियों को टॉर्चर किया जाता है अगर पैसा नहीं देता है तो उन्हीं कुछ वार्ड में से एक वार्ड है 12A मुस्लिम वार्ड, और ये है बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार रांची में, जहाँ पर कैदियों के साथ सबसे ज़्यादा शोषण किया जाता है। बेड के नाम पे मनमाने पैसे लिए जाते हैं, और वो पैसा का अमाउंट कुछ फिक्स नहीं होता, 5000 से लेके 50,000 तक और लाख भी हो सकता है। और जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, जैसे मेरे पास भी 32 दिन तक पैसे नहीं थे, कुछ पैसे थे, इनफ नहीं थे, मतलब जितना मुझे डिमांड किया गया था उतना नहीं था,
तो मेरे साथ भी शोषण होना था, क्योंकि जेल है भाई, और घूसखोरी तो हर जगह है, और वार्ड भी मुझे ऐसा मिला है, क्योंकि मेरा किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है ना। जेल भी मुझे मिला तो वार्ड भी ऐसा मिला कि वो मेरे लिए टॉर्चर वाला वार्ड हो गया, जिसमें मैं 32 दिन जनरल बेड में सोया हूँ, पैसे इनसफिशिएंट होने के कारण, जिसमें किसी दिन 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 32 दिन सोया हूँ, जिसमें किसी दिन 8 लोग, 10 लोग, किसी दिन 12 लोग सोते थे, और ये बेड जस्ट बाथरूम के बगल में होता था, सटा हुआ, और इस 4.25 फीट चौड़े बेड में अनलिमिटेड लोग सोते थे, और मैं भी 32 दिन तक उस बेड में सोया हूँ, और हर एक दिन टॉर्चर हुआ हूँ। उसके बाद मेरे पास पैसे आए, मैं पैसे मंगाया, फ़ोन से कांटेक्ट किया पापा को, वहाँ से पैसे मंगाया, पैसे आए मेरे पास। फिर मैं उसी वार्ड में 12A वार्ड में इंचार्ज को कुछ पैसे दिया, और फिर एक ठीक ठाक सोने के लायक बेड लिया, क्योंकि उस समय में मैं पैसे इतना नहीं दे पाया जितना मुझे डिमांड किया गया था। तो मुझे एटलीस्ट एक 5 फीट चौड़ा बेड मिला, जिसमें 5 फीट नहीं था, वो करीबन 4.5 फीट के आसपास था। 4.5 फीट चौड़ा मैं नापा भी था अंदाज से, तो वो जनरल बेड 4.25 फीट का था, और ये करीबन 4.5 फीट का था। तो 4.5 फीट चौड़ा बेड में 4 लोग हम लोग सोते थे, 4 कैदी, मतलब हम लोग मतलब 4 कैदी उसमें सोते थे। एटलीस्ट पैर फैला लेता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे घर से मंगाना भी मुझे ऐसा अजीब लग रहा था, और पैसे इतने मंगाया कि एटलीस्ट मैं सो पाऊँ। बाकी का दिन 32 दिन हो चुके थे, तो बाकी मुझे पता नहीं था और कितने दिन रहने हैं जेल के अंदर, तो एटलीस्ट मैं वहाँ सो पाऊँ। तो मैं कुछ पैसे जो मेरे पास आए थे वो वार्ड इंचार्ज को देकर, और एक वो भी बाथरूम के पास ही था, मतलब जनरल बेड के जस्ट बगल वाला ही बेड था, और उसमें 4.5 फीट लगभग चौड़ा बेड था, जिसमें हम लोग 4 लोग उसमें सो जाते थे। मतलब सोते क्या थे, समझ लो कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट पैर वैर फैला लेते थे। मतलब हाँ, जिस तरीके से 32 दिन बोरी के ऊपर बोरी की तरह लद कर सोए थे, टॉर्चर हुए थे, तो एटलीस्ट इतना था कि 4.5 फीट चौड़ा बेड भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, समझ सकते हैं। तो उसमें 4 लोग हम लोग एटलीस्ट पैर सीधा करके सो जाते थे, और बाकी 32 दिन के बाद 80 दिन तक, जब तक मैं वहाँ से निकला हूँ, इसी तरीके से उस बेड पर एटलीस्ट पैर फैला के काम अपना चला लिया। क्योंकि बात ये भी था ना कि मैं अगर बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर देता हूँ या दे देता हूँ, एक तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, और बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च अगर कर देता हूँ तो वो बर्डन तो जेल से बाहर निकल के मेरे ऊपर ही आना था। तो इसीलिए हर चीज़ सोच समझ के ही चलना पड़ रहा था। तो मेरा उस समय बस पर्पस ये था कि हाँ, मैं इतना पैसा दे दूँ कि एटलीस्ट मैं पैर फैला के ठीक ठाक अपना सो जाऊँ, मुझे नींद आ जाए, और मतलब रात भर जागना ना पड़े। तो वो इस तरीके से 32 दिन के बाद 80, बाकी बचे हुए 80 बाकी दिन बचे हुए दिन तक, मतलब 80 दिन तक, 32 दिन के बाद 80 दिन तक मैं उस बेड पे मतलब काम चलने लायक अपना सो गया और अपना जेल काटा हूँ। बात यहाँ यही है कि ये सब चीज़ें हुई क्यों, और इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है।
इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल सबसे पहले तो मेरी एक्स वाइफ। डिवोर्स नहीं हुआ है लेकिन फिर भी मैं एक्स वाइफ ही बोल देता हूँ, क्या करूँ, क्योंकि पत्नी जैसा तो वैसा, पति पत्नी जैसा तो वैसा तो कुछ है नहीं ना, तो एक्स वाइफ ही मैं वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल मेरी एक्स वाइफ मेघा कंदवे और उसके सारे परिवार वाले, सारे परिवार वाले, किसी को मैं छोड़ के नहीं चल रहा हूँ। उसकी दोनों दीदी, उसके दोनों जीजा जी, उन दोनों दीदी के सारे बच्चे और उसकी मम्मी जयश्री कंदवे, और बाकी जो दोनों दीदी हैं उनका नाम है पल्लवी कंदवे और श्वेता देवी, और उन दोनों के हस्बैंड का नाम है राजेश कुमार और अभिनव बैसखियर। एक तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब इन्वॉल्व हैं मुझे इस दिन तक लाने के लिए और ऐसा दिन मुझे दिखाने के लिए। इसलिए मैं बोला कि सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल तो मेरी पत्नी मेघा कंदवे और पूरे ससुराल वाले हैं, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबल है करप्शन, जिसमें थाना है इंचार्ज, थाना इन्वॉल्व है। वहाँ का जो एसएचओ है कुलदीप कुमार, वो मेरे केस का जो आईओ है दीपक नारायण सिंह, जो मुझे मारा पीटा भी था जेल ले जाने के पहले, वो, और बाकी जो कोर्ट वोट भी हैं वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सब रिस्पॉन्सिबल हैं इन सभी चीज़ों के लिए, और मुझे इस दिन तक दिखाने के लिए। क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पर अगर एक बाप अपने बच्चे से अगर नहीं मिल पाता है ना, तो ये कानून इंडिया का ऐसा है कि यहाँ कुछ हो नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है लोग। और अगर ज़्यादा कुछ करना चाहता है ना, तो इंडिया का कानून ऐसा है कि यहाँ थाना वाले, कोर्ट वाले, थाना में बैठे लोग, कोर्ट में बैठे लोग, और पत्नी तो खैर है ही रिस्पॉन्सिबल और ससुराल वाले तो खैर है ही रिस्पॉन्सिबल, ये सभी मिलकर अगर मैं अपने ही बेटे से मिलने के लिए स्ट्रगल करता हूँ या उससे मिलना चाहता हूँ तो उठाकर जेल में डाल देते हैं। और लगभग 2.25 साल से यही चल रहा है कहानी। बच्चे से मिलने के नाम पर तो आज तक कोई आउटपुट निकला नहीं है, ऑफिशियली अनऑफिशियली किसी तरह से। ना ही मेरी पत्नी कभी तैयार हुई मुझे बच्चे से मिलवाने के लिए। 2 साल से ऊपर हो चुका है और ऐसे ही स्ट्रगल चल रहा है बच्चे को लेके। क्या बोलूं, हर जगह जा चुका हूं, ऐसा कोई जगह ही नहीं बचा है कि मुझे लगता है कि मैं बचा हुआ है जहां मैं जाऊं और मुझे ऐसा लगे कि अच्छा, मुझे ऐसा गिल्ट फील हो कि अच्छा मैं वहाँ नहीं गया, वहाँ जाता तो काम बन जाता, या अरे वहाँ मैं नहीं गया, वहाँ जाता तो शायद काम बन जाता, या अरे मैं वहाँ नहीं गया, वहाँ जाता तो शायद काम बन जाता। हर जगह मैं जा चुका हूँ, हर जगह, मतलब जो भी आपके दिमाग में आता है ना जगह, वो हर जगह मैं जा चुका हूँ। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बहुत सारे जो आपके एनजीओज़ वगैरह होते हैं वहाँ, फिर थाना तो 100 बार जा चुका हूँ, उसकी तो खैर गिनती ही नहीं याद है मुझे। कोर्ट तो वो भी 100 बार जा चुका हूँ, गिनती भी नहीं याद है मुझे। हर जगह जाके 100 अर्जियाँ लगाया हूँ,
इवन भाग दौड़ करके एक ऑर्डर भी आया मेरे पास चाइल्ड विजिटेशन का, इसमें मिलने का और फ़ोन पे बात करने का बच्चे से, पर वो भी नहीं हो पाया सक्सेसफुली। और उसी के लिए स्ट्रगल करते हुए कि मैं अपने बच्चे त्रिशान कुमार से मिल पाऊँ, और हर बारी इमोशनल होकर, भावुक होकर, परेशान होकर, क्योंकि परेशान तो मैं बच्चे के कारण रहता हूँ ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं बच्चे के कारण परेशान नहीं रहता हूँ। परेशान होकर मैं पत्नी के घर जाता रहा, इस उम्मीद से कि मैं बच्चे से मिल लूँगा, उसकी एक झलक देख लूँगा, उसको बाहर से ही कुछ खाने की चीज़ दे दूँगा, उसे बाहर से ही कुछ खिलौने दे दूँगा। बाहर से मतलब बाहर का मेन गेट बंद रहता है, दीवार की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, उस पर कील लगा हुआ है, तो इतना चेहरा दिखता है सामने। अंदर से अगर दीवार पे खड़ा हो तो इतना चेहरा अंदर वाले को दिखता है। तो बस इस उम्मीद से कि मैं वहाँ जाकर खड़ा होऊंगा तो, या बच्चे का नाम लूँगा या बच्चे का नाम लेकर चिल्लाऊँगा, तो शायद अंदर कहीं मेरा बेटा त्रिशान कुमार खेल रहा होगा, वो बाहर निकल कर आ जाएगा। और मेन गेट तो बंद ही है, अंदर एक ग्रिल है, वो भी बंद रहता है। तो ग्रिल के अंदर ही शायद अगर मेरा बेटा आ जाता है तो मैं घर के बाहर की दीवार से ही उसको देख पाऊँगा। मैं आवाज़ लगाता था, बार बार उसके घर में जाकर बेटा का आवाज़ लगाता था कि अंदर तक मेरे बेटे तक आवाज़ जाए। मैं त्रिशान कुमार, बेटा, छुटकू, छुटकू उसको मैं प्यार से बोलता हूँ। तो ये सारी मतलब आवाज़ लगाकर मैं उसको बुलाने की कोशिश करता था। मैक्सिमम टाइम में छुटकू बोलता था, छुटकू, या त्रिशान बोलता था, बाबू भी बोलता था बहुत बार। और ये सभी बात बोल बोल कर मैं बस यही चाहता था कि मेरा बेटा किसी तरह से अंदर से बाहर आ जाए। ऐसे अंदर का ग्रिल, दरवाज़ा सब बंद रहता था। बहुत बार वो आने की कोशिश भी करता था तो उसको आने नहीं दिया जाता था। मेरी पत्नी, मेरी सास, या उसकी मेरी पत्नी की दोनों बड़ी बहन और बाकी जो लोग होते थे, बच्चे, उनके बच्चे बच्चे, वो सब जब वो होते थे वहाँ पर घर पर, छुट्टियों में अगर आए हुए हैं तो वो होते थे, नहीं छुट्टियों में आए हुए तो नहीं होते थे। वैसे रेगुलर बेसिस पे तो मेरी पत्नी होती थी, उसकी माँ होती थी, और एक उसकी बड़ी वाली बहन की एक बेटी रहती है वहाँ, वो होती थी। तो और कभी कभी उसकी बहन जब आती थी तो वो रहती थी। तो बच्चे को बाहर तो निकलने नहीं देती थी, दरवाज़ा बंद कर देती थी, लेकिन बहुत बार मुझे ऐसा आवाज़ आता था कि वो अंदर से मिलने की कोशिश कर रहा है, या जैसे मैं आवाज़ लगा रहा हूँ तो वो अंदर से मिलने की कोशिश कर रहा है। पर उसको उल्टा सीधा सिखाया जाता था, और बहुत बार उसको ये भी बोला जाता था कि तुम्हारा बाप आया है, उसको डंडा से मार के भगाओ। मतलब एक 4 साल 4.5 साल का बच्चा को ये सभी चीज़ें भी सिखाई गई है कि जो बहुत बार मैं, जो मेरी सास है जैसी कंदवे, उसके मुंह से ही मैं सुना हूँ कि तुम्हारा बाप आया है, और उसको डंडा से मार के भगवाई, डंडा उसको पकड़ा भी दिया जाता था। 4 साढ़े 4 साल का बच्चा है, उसको क्या समझ में आएगा, वो कच्चा मिट्टी होता है। उसका तो उसको तो कोई मैं दोष दे ही नहीं सकता। 4 साढ़े 4 साल का कच्चा मिट्टी होता है, जैसा देखेगा जैसा सीखेगा तो वैसा ही उसको समझ आएगा। बहुत बार वो मिलने की कोशिश करता था, लेकिन ये सारी बातें बोलकर उसको मेरे अगेंस्ट कर दिया जाता था, दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था, मिलने नहीं दिया जाता था। पर फिर भी मैं एक उम्मीद से बहुत चक्कर लगाया हूँ उसके घर का, कि शायद मैं अपने बेटे को एक झलक 2 मिनट 5 मिनट के लिए देख पाऊँगा, या 2 मिनट 5 मिनट में उससे बात कर लूँगा, या कुछ टॉफ़ी या कुछ खाने की चीज़ अगर लेकर गया हूँ तो मैं उसको दे पाऊँगा दीवार के बाहर से ही, या कुछ खिलौना अगर लेकर गया हूँ तो मैं उसको दे पाऊँगा। बहुत बार दिया भी हूँ, मैं टॉफ़ी उसको दिया भी हूँ, खाने का सामान भी उसको दिया हूँ, फ्रूट्स भी दिया हूँ, टॉयज़ भी मैं बहुत बार उसको दिया हूँ, बहुत बार जब जब पॉसिबल हो पाया है। और
मिलने के नाम पे इसी तरह से करके बहुत स्ट्रगल करके मिला हूँ और फाइनली 2 बार जेल भी तो गया। एक बार पिछले साल 2024 में 25 दिन के लिए और एक बार इस बार 2025 में 80 दिन के लिए। मतलब एक साल के अंदर अंदर मैं 25 दिन और 80 दिन 105 दिन मैं सिर्फ जेल में ही बिताया हूँ 2 बार, वो भी एक फेक FIR में, और बस अपने बच्चे से मिलने के लिए स्ट्रगल करने के कारण इमोशनल होकर, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए इमोशन में बह जाता था, हमेशा इमोशनल हो जाता था, अभी भी हो जाता हूँ। अभी भी बोलते हुए बहुत अजीब सा लग रहा है, ये वीडियो बनाते हुए भी बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत वो लग रहा है कि अभी भी बात कर रहा हूँ तो बेटे की तो याद आ रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो किसी और का बेटा है या मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग नहीं है। अभी परिस्थितियाँ बहुत अलग हो चुकी है, बहुत कुछ ख़राब हो चुका है। एक साल में 2 बार जेल जा चुका हूँ। एक साल में 25 दिन प्लस 80 दिन, मतलब 105 दिन मैं एक साल में जेल भी काट चुका हूँ। तो मेरी भी मेंटल स्थिति, क्योंकि कल ही जेल से निकला हूँ मैं 2 सितंबर को, और आज ही मैं सोचा था कि एक मैं ऐसा वीडियो बनाऊँगा जिसमें सारे डिटेल में डालूँगा कि किस तरीके से मैं जेल गया और किस तरीके से मैं जेल से बाहर निकला और मेरे जेल से बाहर निकलने में कितनी अड़चनें लगाई गई मेरी पत्नी के द्वारा, ससुराल वालों की तरफ से, और किस तरीके से मैं जेल में टॉर्चर हुआ, खाने को लेकर, नहाने को लेकर, बाथरूम जाने को लेकर, और सबसे बड़ी बात सोने को लेकर। खैर जो होना था हो गया, कुछ किया नहीं जा सकता है, पर घड़ी की सुई अभी फिर से एक ही जगह आके अटक गई। सॉल्यूशन, फिर से घड़ी की सुई एक ही जगह आकर अटक गई। सॉल्यूशन, बच्चे का सॉल्यूशन तो निकला ही नहीं। 2 सवा 2 साल हो गए, इतने जगह अर्जियां लगाया, कहाँ कहाँ लगाया अब तो मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि हर जगह जा चुका हूँ। और कोर्ट ऑर्डर भी हुआ, बस फ्री तरीके से बिना किसी रोक टोक के अपने बच्चे से मिलने के लिए हर एक एड़ी चोटी लगा दिया कि मैं अपने बच्चे से, अपने बेटे तिरसान से बिना किसी रोक टोक के मिल पाऊँ, उसके साथ घूम पाऊँ, टाइम स्पेंड कर पाऊँ। हर वो एक चीज़ किया, लेकिन बदले में मिला क्या मुझे? शोषण। बदले में मिला क्या मुझे? टॉर्चर। बदले में मिला क्या मुझे? जेल। सॉल्यूशन तो निकला ही नहीं। पहले भी बच्चे से मिलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, आज भी बच्चे से मिलने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। देखता हूँ आगे क्या होता है, पता नहीं सॉल्यूशन निकल पाएगा भी कि नहीं, और बिना रोक टोक के मैं अपने बच्चे से कभी मिल पाऊँगा भी या नहीं, क्योंकि मशक्क़त करके 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा के लिए अगर मैं बच्चे से मिल भी जा ले रहा हूँ किसी तरह से, तो ये भी तो सॉल्यूशन नहीं है ना। और इसके लिए भी 2 बार जेल भी तो काट के आया हूँ।
तो सॉल्यूशन तो इतना मिलना भी नहीं है ना। मैं तो शुरू से बस यही चाहा था ना कि बिना रोक टोक का मुझे बच्चे से मिलने दिया जाए। मैं तो बच्चे के लिए हर एक चीज़ करने के लिए रेडी भी था। इवन अभी भी हर एक चीज़ करने के लिए रेडी हूँ। हर एक चीज़ बच्चे के लिए करने के लिए रेडी हूँ। बस बदले में मुझे यही चाहिए, बच्चे का सॉल्यूशन। मेरा भी बेटा है, मेरे अंदर फीलिंग है। मैं भी अपने बेटे को चाहता हूँ कि बिना रोक टोक में उसको गोदी उठा पाऊँ, बिना कोई टाइम बाउंडेशन के, टाइम लिमिटेशन के मैं उससे मिल पाऊँ, बिना किसी रोक टोक के मैं उसके साथ मार्केट घूमने जाऊँ, बिना किसी रोक टोक के मैं उसको स्कूल छोड़ने जाऊँ। मुझे तो ये भी नहीं पता है वो कौन से स्कूल में पढ़ता है। मुझे किसी ने बताया ही नहीं, बहुत जानने का कोशिश किया। इवन स्कूल को के बारे में जानने की कोशिश के कारण भी एक समझ लीजिए कि जो जेल गया हूँ उसमें वो भी इन्वॉल्व है कि बहुत बार स्कूल के लिए भी जानने का कोशिश करना चाहा था, तो उसके कारण भी इतना सियापा हुआ, ड्रामा हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे पता ही नहीं है वो कौन सा स्कूल में पढ़ता है, क्या पढ़ता है। ठीक है, पता है अच्छे से पढ़ रहा है, सब कुछ उसका अच्छे से हो रहा है, लेकिन मैं ही नहीं हूँ उसके लाइफ में। कहाँ हूँ मैं उसके लाइफ में? मैं अपने बेटे के लाइफ में इन्वॉल्व भी नहीं हूँ। बस मेरा बेटा है, बस इतना पता है कि हाँ तिरसान कुमार मेरा बेटा है। बहुत मशक्क़त करके पास्ट में बहुत बार मैं उससे मिल लिया हूँ, और अभी फिर से मैं बहुत कोर्ट के थ्रू मशक्क़त करके मैं घंटा 2 घंटा 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट के लिए शायद मिल भी लूँ फिर से, लेकिन सॉल्यूशन कहाँ है? शुरू से तो यही चाहा ना कि मैं अपने बेटे से फ्रीली मिल पाऊँ, उसके साथ घूम पाऊँ, उसको अपने गोद में लेकर बिना कोई टाइम लिमिटेशन के मैं कहीं भी चले जाऊँ, उसके पढ़ाई लिखाई में मैं इन्वॉल्व हूँ। जैसे एक बाप बच्चे के साथ हर घर में इन्वॉल्व रहता है, बस वही चाहा था मैं भी। खैर, बदले में कुछ मिला तो नहीं मुझे। बदले में मिला वही कि बच्चे के लिए स्ट्रगल किया और 1 साल में 2 बार 105 दिन जेल खटा, एक बार 25 दिन और एक बार 80 दिन। खैर, देखता हूँ आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, पर मुझे इस दिन तक लाने के लिए और मेरे साथ इतना शोषण होने के लिए और मुझे ये सारा दिन दिखाने के लिए, मैं फिर से बोलूँगा, ये पूरा सिस्टम तो इन्वॉल्व है ही। कोर्ट, थाना, ये सब तो इन्वॉल्व है ही। और सबसे ज़्यादा मेरे साथ जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शोषण हुआ है, या जिसके कारण मैं अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहा हूँ, उसके लिए इन्वॉल्व है मेरी पत्नी मेघा कंदवे और मेरे ससुराल वाले। मेरी पत्नी मेघा कंदवे और मेरे ससुराल वाले, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे मेरे बच्चे से अलग करने के लिए सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। बाकी सारा सिस्टम तो इन्वॉल्व है ही, कोर्ट, थाना और पूरा सब कुछ, क्योंकि हर जगह करप्शन है, और जहाँ करप्शन नहीं है वहाँ भी इन आदमियों का तो सुना नहीं जाता है। तो ये लोग तो है ही खैर इन्वॉल्व। बाकी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व मुझे मेरे बच्चे से अलग करने के लिए मेरी पत्नी मेघा कंदवे है और मेरे ससुराल वाले हैं, जिसको मैं कभी मरते दम तक भूल भी नहीं सकता कि अगर आज के डेट में मैं अपने बच्चे से फ्रीली नहीं मिल पा रहा हूँ, तो ये सारे लोग हैं
मेरी पत्नी मेघा कंदवे और ससुराल वाले। बाकी बच्चे को लेकर लीगल स्ट्रगल तो मेरा अभी भी चालू रहेगा, ऐसा नहीं है। अभी तुरंत मैं जेल से निकला हूँ, माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, तो बाकी देखता हूँ लीगली बच्चे को लेकर मैं क्या कर पाता हूँ और क्या हो पाता है। स्ट्रगल अभी भी चालू है, लेकिन हाँ, कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने बेटे त्रिशान से किसी न किसी तरीके से टच में रहूं और हर एक कोशिश अभी भी करता रहूं। बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी, और ये सारे सिस्टम जिस तरीके से जैसा दिन दिखाएगा तो वो देखता हूँ। बाकी देखता हूँ, स्ट्रगल अभी भी है और बच्चे से मिलने को लेकर स्ट्रगल इज स्टिल कंटिन्यूड और चल रहा है। ठीक है, और कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ।